ओके। हमारे पास ये कोर्स आउटलाइन है जी, जिसको हम फॉलो कर रहे थे। फ्रंट एंड का मॉड्यूल हमने शुरू किया है। वेब वाला मॉड्यूल हमने बेसिक जो है वो डिस्कस किया है। और इस मॉड्यूल में हमने HTML का, CSS का और टेलविंड का कंटेंट डिस्कस किया। जावास्क्रिप्ट के लिहाज से ये हमने जो है वो पहला जो 8th पे पॉइंट है ये हमने डिस्कस किया था। इसमें टाइप स्क्रिप्ट वगैरह और प्रेसिडेंस वगैरह नहीं, हमने इससे ज़्यादा कंटेंट कवर किया। सो बेसिक लैंग्वेज के इंट्रो भी डाल दिया, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया मैंने बेसिकली। सो ये जो है 4 वीडियोस इसलिए ले गया कि इसमें हमने ट्रूथी फॉल्सी भी इसी में ऐड कर दी। और इसी में ये आगे था, इसको थोड़ा सा मैं शुरू में ले आया। और थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट का इंट्रो सिर्फ यहाँ पे था, वो साथ साथ हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। आज हम डिस्कशन करते हैं डिसीजन मेकिंग पे। ट्रूथी फॉल्सी का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी इसी में डिस्कस कर चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इसी में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इसकी नेस्टिंग वगैरह, स्विच केस वगैरह क्या है इसमें, जो है वो किस तरह से काम करते हैं। और इफ स्टेटमेंट और उसके बाद लूप्स, फंक्शंस और फिर हायर ऑर्डर फंक्शंस एंड ऊप के कॉन्सेप्ट्स पे आगे मूव होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इफ स्टेटमेंट, जो एक बेसिक जो है वो हमारे पास सिंटेक्स है जी। बहुत शुक्रिया जी समर साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी ईद की। वेल, अब हम जो है वो ओपन करते हैं यहाँ पे लेक्चर 9 का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। और यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं 9 से। थोड़ा सा स्लो क्यों हो गया जी सिस्टम, कुछ एक दो बैकएंड पे प्रोसेस आई थिंक चल रहे हैं, अब उनको बंद भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा टास्क जो है, क्योंकि कंसोल पे अभी कोई इतना उसमें कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं रिक्वायर्ड, इसको दैट्स वाई इट्स ओके। इफ़ कंडीशंस और स्टेटमेंट्स और कंडीशंस, इस पे हम बात करेंगे आज। और ये काफ़ी ईजियर सा टॉपिक है। साथ कोशिश करते हैं अगर लूप्स का भी कवर हो जाए कुछ पोर्शन बेसिक जो है, तो वो भी अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग का ही ये पार्ट है। अनदर इंस्टेंस ऑफ कोड इज़ रनिंग बट नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है यहाँ पे शायद। एक सेकंड जी, मैं इसको पॉज करता हूँ। ओके जी, यहाँ से एक न्यू फाइल बना लेते हैं। आज की डेट से बना लेते हैं जी, मार्च 25। और इसमें इफ स्टेटमेंट डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है जी, जिसको हम लिखते हैं कंट्रोल प्लस कर लेते हैं। और थीम में बताइएगा, अगर मुझे लगता है शायद लाइट थीम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, या ठीक है, ये इज़ ओके। ओके ओके सर, थोड़ा स्क्रीन से जूम कर दें। जी, मैंने जूम कर दिया और जूम कर देते हैं। ओके जी, इस स्टेटमेंट एक काम और करते हैं, फाइल में हम ऑटो सेव कर लेते हैं। ले जी, इफ स्टेटमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक इफ़ क्या है, इफ़ के साथ और क्या क्या होता है जी। इफ़ का एल्स पार्ट है, फिर नेस्टेड इफ़ है। पहले तो ये हम इस पोर्शन को देखते हैं। इस स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या है, अगर आप जर्नल कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्क्स एक वेरिएबल लिया, आपने लिखा 90, और आपने एक स्टेटमेंट लिखी कंसोल डॉट लॉग, और उसमें आपने लिख दिया जी पास। अब ये जो स्टेटमेंट इस तरह से हम लिखते हैं, ये कहलाती सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। यानी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलेगा, टॉप टू बॉटम। पहली स्टेटमेंट पढ़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको सर रन करते स्क्रीन हैं जी। स्टॉक का कुछ शो नहीं हो रहा। बेटा नेट का मुझे लगता है आपकी तरफ इशू है। अगर तो सबको ऐसे है, फिर तो मेरी तरफ से है। क्यों सर भी, काफी स्लो हो रहा है नहीं सर, क्लियर है सर। बस थोड़ा सा
जो है वो बेटा हो जाता है, थोड़ा सा सब्र से अगर हम चलें तो। मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट, ओके साइड बाई साइड कर लेते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं, यहाँ रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चलाने के लिए लिखना है नोड और ओके जी, ओके जी, रन करने के लिए नोड march25.js और इसने यहाँ पे लिख दिया पास। ये जो पास का जो वर्ड है, अगेन हम इसको रन करते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए शायद मुश्किल हो इसको देखना, मैं थोड़ा सा इस तरह से करना। यस, आई गेस नाउ इट्स ऑल राइट। कमांड लिखी जाती है और नीचे उसकी आउटपुट आ जाती है। ओके, ये जो एग्जीक्यूशन है ये सिक्वेंशियल कहलाती है, यानी मेमोरी में एक बॉक्स बनेगा, 90 होगा, पास लिखा आ जाएगा। आप यहाँ पे इसके बाद अगर लिख दें फेल, तो पास के बाद ये फेल भी लिख देगा। जहाँ पे आप चाहें तो ये मार्क्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं मार्क्स ही लिख लेता हूँ, CLG कंसोल, और उसमें मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू, और उसके बाद उसके पास या फेल होने का जो स्टेटस है वो लिख देते हैं। सो लेट्स रन इट वन मोर टाइम। सो इसने कहा जी ये 90 है, पास है, और साथ ही उसने कह दिया जी फेल है। अब ये पास फेल की स्टोरी है क्या? बेसिकली एक बंदा एक वक्त में या पास होगा या फेल होगा, दोनों नहीं हो सकते। जहाँ पे आपको ब्रांचेस करनी है, जहाँ भी आपको ब्रांचेस करनी है, मेन आइडिया क्या है? डिसीजन मेकिंग इसको बोलते हैं, या ब्रांचिंग से कोड लिखना। ठीक है जी, ब्रांचिंग के कोड से मुराद क्या है कि आपके पास जो लीनियर फ्लो है कोड का, उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो लिखी है वो रन होगी, सेकंड जो है उसके बाद रन होगी, इसी तरह से थर्ड जो लिखी है वो रन होगी। ये जो सिक्वेंशली टॉप टू बॉटम चलता है, ये तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। स्क्रीन आप कह रहे हैं स्क्रीन क्लियर है सर, नज़र आ रही है? नहीं, वो असल में मैंने सिर्फ एक विंडो शेयर किया, मैं ऑल स्क्रीन करता हूँ कि जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो शायद साइड पे चली। जी जी जी, मैं समझ गया, मैं समझ। असल में मैंने स्विच किया ना, मैंने वो सारी स्क्रीन नहीं शेयर। तो टॉप टू बॉटम करते हैं तो ये सारा। अच्छा, जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट उसमें ये है, आप बॉक्स में समझ लें, जैसे पहली स्टेटमेंट आपने लिखी है, दूसरी स्टेटमेंट कोई सी भी आपने लिखी है, फर्स्ट के बाद सेकंड पे आएगा। यहाँ से हम ब्रांचेस चाह रहे हैं। ब्रांचेस जब भी आप चाह रहे हैं तो किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेस पर चाहेंगे, भाई या ये लिखो या ये लिखो। लाइक इसके बाद आप यहाँ पे कोई रूल लगाते हैं, इफ़ रूल या इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें आपने कंडीशन दी जो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये ट्रू और फॉल्स दो ब्रांचेस हैं। अगर ट्रू है तो ये पाथ एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये चलना शुरू हो जाएंगी। अगर फॉल्स है तो ये ट्रैक पे आ जाएंगे और ये स्टेटमेंट्स चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जब ये स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, दो या तीन जितनी भी आपने ट्रू या फॉल्स के साथ जोड़ी हैं, तो उसके बाद आप कुछ कॉमन कोड दोबारा दे सकते हैं कि भाई ट्रू हो या फॉल्स हो, जब ये चल जाए तो वापस इधर आ जाए, चाहे ट्रू वाला पाथ ले या फॉल्स वाला ले, अल्टीमेटली इधर आ जाए और फिर सिक्वेंशली चलना शुरू हो जाए। और इसी तरह से फिर आप ब्रांचेस कर सकते हैं। तो कोड जो है वो बड़ा जिग जैग सा फ्लो होता है, लॉजिक, बिकॉज आप पहली स्टेटमेंट में भी बंदे का मैंने बैलेंस चेक किया, फिर मैंने देखा इसका बैलेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट पे पूरा आता है, नहीं आता तो उसको कहा जी अच्छा तुम अपना इधर बैलेंस लोड करो, फिर यहाँ पे एक्नॉलेज करो, और अगर पूरा आ जाए तो फिर हमने उसे एक मैसेज दिया, उसके बाद ये एक्शन लिया, और फिर बाकी फाइनल जो क्लोजिंग है वो हमने की। सो इन फैक्ट
जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है वो सिंपल लीनियर नहीं होता, बल्कि वो इस तरह ब्रांचेस में चलता है। और ये जो टिपिकल ब्लॉक बनाते हैं इसको हम कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वो एक टेक्निकल टर्म है प्रोग्रामिंग में, यानी डायग्रामेटिकली आप जो है डायग्राम्स के थ्रू आप बेसिकली बताते हैं। ये है सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो, स्टार्ट करो, वेरिएबल लो, इनपुट लो, ये प्लस करो, सम आंसर दो, स्टॉप हो जाओ। ये ओवल शेप जो है इसमें भी बड़ा टिपिकल इसके सॉफ्टवेयर हैं जिससे डायग्राम बनाते हैं। ये स्टार्ट स्टॉप को शो करते हैं, ये जो रेक्टेंगल्स होती हैं ये बेसिकली प्रोसेसिंग को शो करते हैं। और बाज़ औक़ात आप जो है वो ब्रांचिंग करते हैं, यानी आप जो है वो कोड इस तरह लिखते हैं कि स्टार्ट करेंगे, ये जो पैरेललोग्राम है ये इनपुट के लिए, और इसके बाद ये डायमंड बताता है कंडीशन के लिए कि नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये मैसेज दो, और नहीं हो रहा तो ये मैसेज दो, दोनों सूरतों में उसके बाद एंड कर दो। कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग भी हो सकती है कि जिसमें स्टार्ट किया पेशेंट। अब यहाँ पे देखें, आपने इसको बोलते हैं एल्गोरिथम बनाना। अगर आप ये पेपर पे बना सकते हैं ना, तो फिर आप इसको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपका मेंटल मॉडल होता है। प्रॉब्लम में कोड लिखना मसला नहीं, मसला ये है कि ये फ्लो बनाना। अकरम ये पानी रखिएगा ज़रा प्लीज़। तो यहाँ पे मैं इसको अगर ओपन करूँ तो ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। यानी स्टार्ट करेगा, पेशेंट अराइव्स, पेशेंट अगर आता है, यानी ये एक SOP है, प्रोसीजर है जो आपका मे बी फिज़िकल फॉलो होता है एक हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, आप उसी को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह की डायग्राम आपको बिग पिक्चर भी देती है। अच्छा, अगर पेशेंट अराइव होगा तो सबसे पहले रजिस्टर्ड है या नहीं आपने चेक करना है। रजिस्टर्ड है तो और कमरे में भेजना है, अदरवाइज़ कुछ और उस पर प्रोसेसिंग लगानी है। यानी अगर रजिस्टर्ड नो है तो पहले से कहेंगे चलो भी रजिस्टर करो, यानी वो लॉगिन पे आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर देखेंगे अवेलेबल कोई नर्स है कि नहीं। ठीक है, पेशेंट तो रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई बंदा भी तो हो ना जो उसको सर्व करे। अगर नहीं है तो वो वेट करे नर्स के लिए को फ्री हो जाए। अगर वो रजिस्टर्ड है और ये अवेलेबल भी है तो फिर रिकॉर्ड करें हेल्थ कंडीशन, फिर उसका BP चेक करो इससे पहले कि वो जाए। अच्छा, जब हो गया चेक तो वो अब दूसरी लाइन में चला गया, डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर किसी और को चेक कर रहा है, पहले नर्स ने चेक कर लिया। अगर येस तो उसको एक डॉक्टर असाइन हो गया। मे बी ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, और ऑनलाइन जो है वो ये कोई सेंसर है, मे बी एक फिज़िकल सेंटर पे आता है बंदा, नर्स वगैरह चेक करती, फिर डॉक्टर के आगे लेके जाती। अगर नहीं है तो वेट करे, कितनी देर वेट करेगा, यहाँ पे ये लूप इसको बोलते हैं। नो, फिर देखो नहीं अवेलेबल तो इधर ही फंसा रहेगा वो, जब तक कि येस ना हो। जो ही डॉक्टर अवेलेबल होगा, असाइन होगा डॉक्टर, और वो देखेगा जी पहले इसकी अपॉइंटमेंट है नहीं है, फॉलोअप। तो इस तरह से ये जो वर्क पूरा एक लॉजिक है, एल्गोरिदम है, जो अक्सर ऑटोमेशन के टूल्स हैं ना वो भी इसी तरह का एक वर्क फ्लो बना के इसको ऑटोमेट कर देते हैं। और प्रोग्रामिंग में भी हमें ऐसी ही लॉजिक बनानी होती है। तो ये जो ये सारा हर डायमंड एक इफ़ स्टेटमेंट है, और अगर वापस इसी को आके एक ब्रांच से एरो मिल रहा है तो ये एक लूप है। यानी प्रोग्रामर को नज़र आ रहा है अब क्लियरली कि यहाँ एक स्टेटमेंट लिखनी है, यानी फार्मूला चेक करना है उसका अराइवल टाइम, उसके बाद ये जहाँ जहाँ डायमंड है इफ़ कंडीशन लगानी है, और जहाँ वापस एरो आके लग रहा है उसको यहाँ पे एक लूप लिखनी है। और इस तरह से कब एंड होगा, कब स्टार्ट होगा, कहाँ लूप आएगी, कहाँ इफ़ कंडीशन आएगी, कहाँ ब्लॉक आएगा। ये चीज़ें जो है आपको विजुलाइज करने में हेल्प करती हैं। लॉजिक बिल्डिंग में जो है एक बिग पिक्चर ओवरव्यू कि आप बनाने क्या जा रहे हैं, किस किस तरह से स्टेप्स हैं। जब आप कोड में इसको ट्रांसलेट कर देंगे तो कोड में इस तरह बॉक्स वगैरह तो नहीं है, इस तरह का ओवरव्यू हायर लेवल का तो नहीं मिलता, तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। क्लियर है जी? इस डायग्राम को बोलते हैं फ्लो चार्ट। जब जूनियर क्लासेस को पढ़ाया जाता है फ्लो चार्ट पे बड़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उन्हें कहा जाता है यार कोड ना लिखो, हमारा ये तरीक़ाकार है पेशेंट को चेक करने का, ये प्रोसीजर, आप इसका फ़्लो चार्ट बना के दिखाओ। उसे पता है कि यार जो फ़्लो चार्ट बना लेगा वो इसको कोड भी लिख लेगा। ठीक है जी? तो इसलिए जी बताते भी जाएं जी। क्लियर है बात? जी सर, बिल्कुल जी सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और भी बहुत सी डायग्राम्स होती हैं। डायग्राम्स ही बड़ी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसकी वजह ये है कि इंसान जो है ना इस विजुअल से, इलस्ट्रेशन से
जो है वो ज़्यादा बेहतर फ़्लो समझता है, ना कि इस पर्टिकुलर कोड से ज़्यादा उसको समझ आती बेहतर। हाँ, ये कोड तब सेंस बनाता है आपके ज़हन में ये खाका बन रहा हो कि यार मैं करने क्या जा रहा हूँ, वरना आप किसी भी जगह पे यू विल बी लॉस्ट। तो सॉफ्टवेयर का जो कहते हैं जी, पहले डिज़ाइन बनता है फिर वो आगे डेवलप होता है। तो डिज़ाइन से मुराद सिर्फ यूआई डिज़ाइन नहीं, लॉजिक का पूरे फ्लो चार्ट्स बनाना उसके, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत सी डायग्राम्स हैं। डेटाबेस है तो उसकी ईआर डायग्राम, ऊप है तो उसकी क्लास डायग्राम्स, यूज़ केसेस एंड सो ऑन। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। रियलिटी ये, आपने प्रोजेक्ट लिया, टक टक कोडिंग शुरू कर दी, आप यहाँ पे आए। अगर आप बेसिक फ़्लो आपके ज़हन में है बेसिक, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो पेपर पे पहले वर्क कर लेना या किसी टूल के थ्रू कर लेना बेहतर है, या आपकी जूनियर टीम है उसको दे दें। अदरवाइज़ आप बार बार यहाँ पे आए, आप ये भूल गए, फिर आप दोबारा कोड को रिवाइज़ किया, बार बार आपको फिर कोड रिवाइज़ करना पड़ता है टू इंश्योर कि कोई चीज़ जो है वो आप स्किप ना कर रहे हैं। सो सर कमिंग स्क्रीन बैक। नजर नहीं आ रही सर, जी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। स्क्रीन तो मेरी जान सबको नज़र आ रही है, आप थोड़ा सा, मुझे लगता है आपका इंटरनेट स्लोअर है। जी स्क्रीन सर, तो हमें नज़र आ क्लियर है। रही है। हाँ, वो किसी वक्त जो है ना इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होना तो वक्ती तौर पे थोड़ी सी फ्रीज़ होती है। ये मेरी तरफ से नहीं हो रही होती, हमारे पास तो आप देखें ना यहाँ पे नेट शेट बड़ा अच्छा है नेक्सस वेरी में, क्या है fast.com, किससे नेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो मेरे पास तो बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेट है फाइबर ऑप्टिक का। यहाँ पे नेक्सस वेरी में जब आके ले रहे होते हैं, यहाँ 100 Mbps का हमारे पास फाइबर ऑप्टिक। फिर भी पाकिस्तानी, आपको पता है जितने भी पैसे उन्हें दे रहे हैं तो वो स्पीड, बहरहाल स्टिल इट्स अ गुड स्पीड। तो आपकी तरफ किसी वक्त फ्लक्चुएशन आए थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी देर के लिए होता है, नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि मसलसल ही वो जो है वो उसमें जो है वो इशू आ रहा हो। हाँ, ये इशू हो सकता है लाइट का या किसी वजह से हो, तो उस वजह से आ रहा हो। एनीहाउ, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमने फ्लो चार्ट को देख लिया, अब हम कोडिंग में आ जाते हैं। अच्छा जी, अब इनमें हमने ब्रांचेस करनी, किस में ब्रांचेस करनी है, पहले आपने वो पोर्शन देखना है कि वेरिएबल ये तो हमेशा ही लेना है, मार्क्स चले यूज़र को दिखाने के लिए लिख देंगे, लेकिन ये दो स्टेटमेंट इकट्ठी नहीं आनी। पहले अपने कोड में आइडेंटिफाई करें, अगर पास लिखा जाए तो फेल नहीं लिखा आएगा, और अगर फेल है तो पास नहीं। एक बंदा एक ही वक्त में पास और फेल दोनों नहीं हो सकता। तो ऐसी दो स्टेटमेंट्स जो हैं इन जिनमें ब्रांचेस लगानी है, इसके ऊपर हम इफ स्टेटमेंट के अंदर किस बेस पर डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम जो है यहाँ पे इंडेंट करना, इसमें पाइथन की तरह ज़रूरी नहीं, आल्दो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, चाहे ज़रूरी है या नहीं, हमेशा करना चाहिए, लेकिन पाइथन की तरह इसमें नहीं है, ना भी इंडेंट करेंगे चलेगा। C++, जावा, .NET इनमें इंडेंट की बजाय जो है वो ऑप्शनल है, आप और करली ब्रेसेस वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन अगर आपने पाइथन लैंग्वेज से आ रहे हैं तो फिर इंडेंट का ज़्यादा आपको क्रेज़ होता है। आपको पता है कि उसमें तो थोड़ा सा भी गड़बड़ करें एक स्पेस की भी तो नहीं चलता। अच्छा, अगर किस बेस पर, मार्क्स की बेस पर, मार्क्स यानी इस वेरिएबल की बेस पर, और पासिंग कोई क्राइटेरिया रख लें, लेट्स सपोज 50 वाला पास है, उससे कम फेल है, तो आप लिखेंगे अगर मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 हैं, ये मेरा क्राइटेरिया है। तो फिर ये नीचे वाली स्टेटमेंट लिख दो, टैब दे दी मैंने, इंडेंट कर दिया, अदरवाइज आपने लिख दिया कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये चले। अब ये जो इफ एल्स है, ये स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ब्रांचिंग का काम कर रही है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब यहाँ पे आएगा 6 पे, तो ये डिसाइड करेगी कि उसको 7 पे भेजना है या 7 स्किप करके 9 पे भेजना है एल्स पार्ट में। इसलिए इफ़ के नीचे जो फॉरेन स्टेटमेंट लिखी है इसको बोलते हैं ट्रू पार्ट है ये, यानी अगर इफ़ के अंदर ब्रैकेट में जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू हो या इवन ट्रूथ ही हो तो ये ट्रू पार्ट चलेगा, और ये एल्स को हम बोलते हैं फॉल्स पार्ट या फॉल्सी, क्योंकि एग्जैक्ट फॉल्स ना भी हो, फॉल्सी वैल्यू आ जाए फिर भी फॉल्स ही कंसीडर होगा, तो ये चलेगा। अब इसको हम रन करते हैं, तो अब आप देखें मैंने 90 मार्क्स थे, उसने लिखे 90 और यहाँ पे पुट किया 90 ग्रेटर देन 50 ट्रू आया, तो उसने पास लिखा और फेल को स्किप कर दिया, सिर्फ पास लिखा आया। और अगर मैं 0 हटा दूँ, 9 कर दूँ और मैं इसको रन करूँ तो ये फेल लिखा आ गया, यानी यहाँ पे उसने जब वैल्यू रखी तो यहाँ से उसने
बिल्कुल इसकी तरह आप ब्रांच देखें, यहाँ से फेल की तरफ चला गया। ठीक है जी, तो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी और एक स्किप होगी, एक नहीं लिखी जाएगी। वो कौन सी लिखी जाएगी कौन सी नहीं, वो डिपेंड करता है इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे। और ये कैसे पता चलेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू की बेस पर। तो जब भी आप इफ कंडीशन लगा रहे हैं, यू हैव टू हैव सम क्राइटेरिया, सम रूल, जिसके थ्रू आप जो है वो इसको कंट्रोल करें। सम टाइम ये है सिंपल इफ एल्स की स्टेटमेंट। सम टाइम आप क्या करते हैं जी, आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रन करवाना चाहते हैं कि भाई जब पास हो बंदा तो साथ में एक मैसेज भी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो आप जो है वो दो जो है स्टेटमेंट्स आप चाहते हैं इसके ट्रू होने पर एक नहीं, ये दोनों इकट्ठी चलें। और अगर फेल हो तो जारी बात दोनों इकट्ठी ही स्किप होनी चाहिए। जब आप खाली एक लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि एल्स जो है वो, जब आप यहाँ पे एरर नहीं था देखें दे रहा है, जब आप इफ़ के बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ जो इमीडिएट वन स्टेटमेंट उसके नीचे लिखी होती है, यानी इफ़ के ब्लॉक के इफ़ के बाद फ़ौरन जो एक स्टेटमेंट लिखी है वन, वही समझता है कि इसका पार्ट है। इसके बाद या तो एल्स होगा, नहीं तो समझेगा इफ़ ख़त्म होगी। अगर इफ़ ख़त्म हो गई है तो फिर खाली एल्स नहीं आ सकता। तो उसका एरर मैसेज ही ये बता रहा है एल्स विदाउट इफ़, यानी अगर आप रन करें तो वो बताएगा कि यहाँ पे एरर है क्या, अनएक्सपेक्टेड एल्स। वो कहते हैं एल्स क्या है, ये एल्स का तो कोई इफ़ ही नहीं है। आप कहेंगे इफ़ तो है, लेकिन वो कहेगा ये इफ़ तो इधर ही ख़त्म हो चुका है। तो डेट्स वाई यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हैं। ये जो ब्रेसेस हैं ये बताती हैं कि भाई ये इफ़ जो है इसके ट्रू होने पे ये पूरा ग्रुप 2 3 4 जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिख लें, ये पूरे का पूरा ही रन होगा। और अदरवाइज़ एक मैसेज फेल के काफ़ी है, बंदा पहली फेल है, दुखी है, उसको कोई और मैसेज हमने नहीं देना। तो हम अगर पहले ये देख लें जी 90, और हम जो है यहाँ पे इसको रन करें तो 90 पे पास और कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों लिखा आया। माइक ऑफ कीजिएगा जी, किसी का माइक ऑफ है। माइक बेटा ऑन है किसी का, या तो माइक ख़राब है, बोलना चाह रहे हैं, ये वैसे गलती से हो गया। एनीहो, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये दोनों स्टेटमेंट्स चली और एल्स वाला पार्ट स्किप हो गया। और अगर ये फॉल्स है तो ये देखें फेल लिखा आया, यानी जब पास स्किप हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी स्किप हो गया, क्योंकि ये करली ब्रेसेस इनको एक ग्रुप कर देता है। ये अब इफ़ का ट्रू पार्ट है, यानी ये पूरा ब्लॉक इसको बोलते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ट्रू ब्लॉक है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, उस सूरत में ये ब्लॉक बनाना करली ब्रेसेस लिखना ऑप्शनल है। और अगर एक से ज़्यादा देना चाहते हैं तो करली ब्रेसेस लगाएंगे। अच्छा, इसी तरह से एल्स में भी अगर आप ज़्यादा देना चाहें, console.log CLD, और यहाँ पे मैं लिख दूँ मे भी बंदा फेल हुआ है, उसको कोई मैसेज दे लेते हैं जी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम या वर्क हार्ड, वट एवर यू वांट टू से। अच्छा, अब मुझे बताएं, यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी आउटपुट आने वाली है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैंने मिस्टेक की है। मुझे बताएं कि अगर मैं 90 लिखूँ, देखते हैं कौन बता पाता है जी। अभी पता चल जाता है इफ एल्स भी आती है बेसिक या नहीं, जो ज़रा सीनियर है ख़ास तौर पर। अगर मैं 90 लिखूं तो यहाँ पे आउटपुट में क्या क्या लिखा आएगा, क्या ये चारों लिखी आएंगी या दो आएंगी, क्या होगा जी? कांग्रेचुलेशन वाला आएगा जी सर तीन आएंगी, पास, कांग्रेचुलेशन और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नहीं सर, ये नहीं आएगा सर, बस पास और कांग्रेचुलेशन आएगा। सिर्फ पास और कॉन्ग्रेचुलेशंस आएगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। ये क्यों आना, ये तो एल्स के साथ है ना। यहाँ पे जिस तरह से है ना, मेरी बात सुने, जिस तरह से चारों स्टेटमेंट्स जिस तरह से मेरे पास माजिद साहब, ये कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पहले पाइथन पढ़ ली है, ना वो परेशान है और वो थोड़ा सा सोच रहे हैं जावास्क्रिप्ट को हो क्या गया है। देखें, जावास्क्रिप्ट ना ये इंडेंट को कोई मीनिंग नहीं देता। ये आपको इंडेंट नज़र आ रहा है, ज़हनी तौर पे आप समझ रहे हैं कि यार ये दोनों जुड़ गई हैं, ऐसे नहीं है। यूँ समझे ये ऐसे है, अलग से लिखी हुई। अब आपको वाज़े नज़र आ रहा है यार इसका तो इफ़ एल्स से ताल्लुक ही कोई नहीं, क्योंकि पाइथन चलता है इंडेंट पे, इंडेंट करके ग्रुप बन जाता है। यहाँ इंडेंट से नहीं बनता, यहाँ इंडेंट के, यानी मैंने ऐसे समझे जैसे लिखा है। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको
CLS करता हूँ, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये पहले तो नंबर है, ये तीनों जो है मैसेज आ गए। तीनों क्यों आए? क्योंकि ये बंदा जब यहाँ पे चेक किया गया तो पास निकला, तो इफ़ पार्ट चलना है, एल्स पार्ट नहीं चलना। एल्स पार्ट में है ही एक स्टेटमेंट, तो ये दो हैं। जब मैं इसको यहाँ पे साथ करके जोड़ के इंडेंट करके लिख देता हूँ, तो अब भी जावास्क्रिप्ट के लिए एल्स में ब्लॉक नहीं बनाया आपने, तो एक ही स्टेटमेंट उसका हिस्सा है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब भी देखें वही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ब्लॉक बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट इंडेंट से नहीं चलता, चाहे आप इंडेंट ना करें, गलत इंडेंट कर दें, किसी को करें किसी को ना करें, तो ये दोनों आप स्किप हो जाएंगे। यानी इंडेंट करना अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है जावास्क्रिप्ट में। आप चाहे जितनी मर्जी स्पेस दे के लिख लें, ये जब तक इस ब्लॉक के अंदर है वो एल्स के पार्ट है। आप पास और कॉन्ग्रेचुलेशंस ये दोनों नहीं लिखे आएंगे। ये देखिए, पास और कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं लिखे आए, आप 9 कर दें, वो दोनों लिखे आएंगे। सो जावास्क्रिप्ट डिफरेंट तरह से चलती है, ये C++ के स्टाइल से चलती है कि आपके पास ब्लॉक बनाएंगे और इस तरह से, तो एल्स अकेला नहीं आएगा। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक बनाएं, डोंट थिंक के इंडेंट वगैरह करने से, साथ लिखने से वो एल्स का पार्ट बन जाएगी। ये ब्लॉक 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 ही सब कुछ है, ब्लॉक ही सब कुछ है। इंडेंट ना भी करें किसी को, डजंट मेक एनी डिफरेंस, डजंट मेक एनी डिफरेंस। फिर भी वो सारा 9 है तो फेल वाला चलेगा, कोई एरर शेयर का चक्कर नहीं। इंडेंट करना चाहिए, इसका ये नहीं मतलब इंडेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंडेंट करना जावास्क्रिप्ट में अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, जनरल हर प्रोग्रामिंग में ही, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं। जी क्लियर? ठीक है सर। क्लियर सर। अब आ जाए जी, एक इसमें और चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास, इसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं। दो चीज़ें हैं, इफ और एल्स। एल्स हमेशा ही ऑप्शनल है, एल्स चाहे आप ना लगाएं, एल्स आप ना लगाएं। अगर मार्क्स 90 हैं, 50 से ग्रेटर है, तो मार्क्स लिखो और पास लिखो। देखें 90 है, मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। 90 है तो उसने लिखा 90 और पास। और अगर 9 है, एल्स तो है ही नहीं, तो वो लिखेगा 9 और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये स्किप होगा, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है नीचे, तो खाली ब्लैंक आ जाएगा, सिर्फ 9 लिखा आया। यानी एल्स लिखना ज़रूरी नहीं है। ये भी एक बड़ी मिथ है, लोग समझते हैं इफ़ है तो साथ हमेशा एल्स हो। खाली इफ़ भी आ सकता है, यानी आप कह रहे हैं जी अगर तो ट्रू है तो इसको रन करो, अदरवाइज स्किप कर दो। अदरवाइज क्या करना है वो नहीं बताया, अदरवाइज बस ये ना लिखो भाई। हाँ, इसका मतलब है एंड में अगर कुछ वैसे जनरल स्टेटमेंट लिखी होगी दी एंड प्रोग्राम में, या थैंक्स फॉर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर, थैंक्स लिखा है, लेट्स सपोज एक मैसेज आपने, तो ये थैंक्स जो है हमेशा ही लिखा आएगा, लेकिन एक स्पेस दे दें, इंडेंट करके ना लिखें, ताकि विजुअली भी पता चले कोड की हायरार्की क्या है। ये इस तरह से लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखने की भी तमीज़ सीखनी है। देखें थैंक्स लिखा आया है, आल्दो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नहीं आया, लेकिन थैंक्स तो लिखा आया। अगर वो पास होगा फिर भी थैंक्स तो लिखा आना है, तो इसलिए ये एक स्टेटमेंट कहलाती है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल जो कि हमेशा ही रन होनी है। ये स्टेटमेंट ट्रू सर मल्टीपल कंडीशन लिखेंगे तो हाँ, अब मल्टीपल पे आ जाते हैं। अभी मल्टीपल वाला केस मैंने डिस्कस नहीं किया। ये है कंडीशनल। उस सूरत में सर हम एल्स यूज कर सकते हैं ना सर, मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो फिर हम एल्स यूज करेंगे। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं उस सूरत में। तो कंडीशनल है और ये स्टेटमेंट अनकंडीशनल है। इस तरह जो भी आप स्टैंडर्ड लिख रहे होते हैं, जिस तरह ये भी अनकंडीशनल है, ये भी अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब है किसी कंडीशन के ट्रू फॉल्स होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने चलना ही चलना है, उसने रन होना ही होना। तो ये हमारे पास जो है वो इफ़ एल्स, खाली इफ़ एल्स, ये अच्छा एक चीज़ लेकिन है, जिस तरह आपने इफ़ के साथ सलूक किया है, क्या इसी तरह से मैं
खाली एल्स लिख सकता हूँ कि सिर्फ इसके फॉल्स होने पे मैं चाह रहा हूँ यार इफ़ नहीं, बस खाली एल्स लिख दूँ कि बस फेल केस को डिस्कस करो, पास को छोड़ दो। पास है तो ठीक है, बंदा फेल को बताओ। तो मैं यहाँ से इफ़ काट दूँ तो यहाँ पे वो एरर देगा। वो कहता है जी इफ़ अकेला तो आ सकता है, एल्स अकेला नहीं आ सकता। एल्स हमेशा किसी न किसी इफ़ के साथ जुड़ेगा, ये याद रखना आपने। एल्स कैन नॉट अपीयर इंडिपेंडेंटली, इफ कैन अपीयर। आम भी होता है, आप किसी को कहें कि यार ये होगा तो ऐसे करो, तो अगर वो कहता है अदरवाइज करो तो आप कहें किसका अदरवाइज। आप किसी को कहें यार वरना ये करना, तो कहेगा पहली बात तो बताओ, जिसके ना होने पे अल्टरनेट तो मुझे दे रहे हो। तो ये बेसिकली अल्टरनेट है कि अगर ये नहीं ट्रू होती तो फिर ये चला दो, अगर ये ट्रू नहीं होती तो अगर ये ट्रू हो जाए तो बस ये करो, अदरवाइज बताना ज़रूरी नहीं है। तो ये खाली एल्स नहीं आ सकता। हाँ, एक ट्रिक आप खेल सकते हैं, खाली आपने पास फेल पे मैसेज रखना है तो आप कंडीशन ही ऐसी बना दें इफ़ मार्क्स आर लेस देन 50 कि बस फेल को ही हैंडल करें, लेकिन फिर भी फेलिंग क्राइटेरिया पूरा करें। मतलब आप उसको प्रॉब्लम को रीस्ट्रक्चर कर लें कि ये 90 है, देखें पास था कुछ नहीं हुआ, मैं ज़ीरो हटा दूं और तो वो फेल में आ गया। यानी पास की सूरत में ये नहीं आता, फेल की सूरत। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप एल्स लिख के कहें नहीं जी सिर्फ अदरवाइज ही मैंने करना है, इफ़ नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता। एक तो ये कॉमन एक है इशू। दूसरा है मल्टीपल इफ एल्स लगाना, मल्टीपल इफ एल्स। अच्छा, एल्स के साथ कंडीशन तो नहीं आप दे सकते, मतलब ये लिखना गलत है। एक चीज़ और देखें, एल्स के साथ ये सारे रूल हैं जो ज़रा पहले देख लें, फिर कोई आगे केस स्टडी या एग्जांपल्स करते हैं। यानी 90 आप एल्स के साथ ये आपने कहा जी मार्क्स अगर ग्रेटर देन है 50 के तो पास लिखो, अदरवाइज फेल लिखो। अदरवाइज में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मार्क्स आर लेस देन 50, वो अंडरस्टूड है। अगर ग्रेटर देन 50 नहीं है तो लेस होंगे। यानी एल्स के साथ इस तरह कंडीशन नहीं लिख सकते। हाँ, एक तरीका है कि मैं एल्स के साथ कंडीशन लिख सकूं और वो है फिर दोबारा से एल्स पार्ट में इफ़ शुरू कर दें। हमने खाली इस तरह लिखेंगे, अब क्या होगा बताएं। वैसे ये अजीब सी चीज़ बन गई है आउटपुट। ये मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी को अभी गैस कर पाएंगे इसकी क्या हो गया आउटपुट। क्यों भाई? सर पास आएगा। मैंने कहा ना ये बड़ा अजीब सा बन गया, ऐसे मैंने देखा है तो मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। इसकी आउटपुट नहीं शायद समझ आनी है आप लोगों को क्या होगी। कोई बता सकता है वैसे इसकी आउटपुट क्या होगी? एरर आएगी? पास नहीं है सर, एरर आएगा। इफ नहीं लगा हुआ एल्स में। मैंने तो बता दिया, अगर कोई चीटिंग ना करे अपने दिमाग से बताने की कोशिश करे तो मुश्किल होगा उसके लिए। इसकी आउटपुट ही बताना मुश्किल होगी। हाँ जी बताएं जी, लिखें ज़रा, लिख के बताएं क्या आएगा। नहीं आएगी। बड़ा फनी सा सिंटेक्स बन गया। एरर नहीं आएगी तो पास फिर होगा आउटपुट सर, क्या आएगी? पास होगा। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा बन गया। मैंने तो आपको बता दिया कि ये मैंने ऐसे ही देखा है गौर से। ये क्या बन गया? फॉल्स आएगा, फॉल्स। नहीं। अच्छा 90 है ना। आप हैरान होंगे, मेरा तो ख्याल है कि आप हैरान होंगे इसके आउटपुट देख के। एंटर करते हैं, 90 भी आ गया, पास भी आ गया, फेल भी आ गया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? सर ये दोनों समझिए कैसे सर, चल गए? अगर सर ये 90 की जगह 50 होता तब सर ये ज्यादा कंफ्यूजन होता। तो सर सर ये वो 90 में भी यही बता रहा है। फेल जो है सर वो अनकंडीशनल स्टेटमेंट बन गई, और वो ऊपर वाली जो शाबाश, थी। दैट्स द रियल पॉइंट। एक्सीलेंट 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 एक्सप्लेनेशन। ये कौन है जी साहब? ये
एल्स अनकंडीशनल क्यों बन गई? सर क्योंकि वो जो एल्स के साथ जो मार्क्स लेस देन 50 है ना, वो इसकी एल्स की कंडीशन बन गई, वो स्टेटमेंट बन गई। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आप, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। नाम मुझे बताओ, मैं जब आप बहुत अच्छा आंसर देते हैं तो मेरी कोशिश होती है ना बंदे को जानने सही है कौन ये, दानिश कौन सर। है ये? दानिश बता रहे हैं, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दी, शाबाश। देखें, ये चीज़ को एल्स कंडीशन के तौर पर नहीं ले रहा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये दानिश ने जो कही है ना, ये बड़ी गहरी बात है, ज़रा गौर से देखें। ये आप अज्यूम करें ये मैं नहीं लिखता यहाँ पे, मैं बाद में इसको अब बड़ा सीधा सीधा है, 90 पे पास फेल दोनों तो नहीं आने, आप चलाएंगे 90 पे आ रहा है, पास फेल तो नहीं लिखा आएगा। आप इसको क्या एक लाइन पे लिख सकते हैं इसी के आगे? जी हाँ सर। इसको भी एक लाइन पे चाहे तो लिख लें, चाहे एक को लिख लें, एक को रहने दें। यानी लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता प्रोग्रामिंग में लाइन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप ऐसे कर लें, लाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार, लाइन का क्या चक्कर है? जब प्रोग्राम पहली दफा इंटरप्रेटर या कंपाइलर पढ़ता है, आपको पता है ये स्पेसिंग को खुद ख़त्म करता है, पहले आपकी स्पेसिंग इसको ख़त्म करता है। आपको हैरान होंगे, इंडेंट करना ज़रूरी है, लेकिन वो सबसे पहले ये स्पेसिंग भी ख़त्म करता है। वो अपने स्टाइल पे लेके जाता है, जिस तरह मशीन को पढ़ना सही लगता है, इजी लगता है। तो हम अब बात होगी, एक लाइन पे भी लिख सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इफ़ के बाद जहाँ पैरेंथेसिस ख़त्म हो रही है उसे पता है अगली स्टेटमेंट है, इधर नहीं है तो अगली लाइन पे वो कंफ्यूज नहीं होता। एल्स एक कीवर्ड है, एल्स के बाद एक स्पेस होनी चाहिए, जोड़ के नहीं लिख सकते आप कि एल्स कॉन्स बन जाएगा। बस एक स्पेस दे दें, वो एक सिंगल स्पेस दे दें या एंटर वाली स्पेस दे दें, दोनों चल जाएंगे। तो जब आप इस तरह लिखते हैं, आप देखें 90 पे पास और 9 पे फेल, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने लिखनी है, वो स्टेटमेंट क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो कुछ प्रिंट ही करे? ज़रूरी नहीं। मैं 2+5 लिख देता हूँ कि यार फेल है तो 2+5, 2+5 कितना होता है? 7। तो क्या लिखा आएगा यहाँ पे? अभी 9 है ना, कंडीशन एल्स में आएगा, क्या लिखा आएगा यहाँ पे? क्यों भाई? सर console.log में लिखेंगे तो 7 आएगा। क्या प्लस लिखा हो आएगा? जाएगा, 7 प्लस लिखा आएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं नहीं सर, लिखा आया। कंसोल तो नहीं ये है। क्या ये 7 कैलकुलेट नहीं हुआ? सर कैलकुलेट हुआ, लेकिन उसको प्रिंट एग्जैक्टली Print नहीं हुआ सर। कैलकुलेट हुआ, लेकिन कैलकुलेट करके प्रिंट नहीं कर रहा है। प्रिंट नहीं किया। यानी आप एक बंदे से पूछते हैं यार 2+5 ना तुम याद कर लो, उस आपने उसे ये नहीं कहा कि मुझे बताओ भी वापस, उसने अपने दिमाग में रख लिया, अच्छा जो आपने कहा था काम कर दिया। आपने उसे ये तो कहा ही नहीं कि भाई 2+5 करके मुझे ज़रा प्रिंट भी करके देना। प्रिंट करना इज़ अ सेपरेट प्रोसेस। तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्क्स, इसके ऑपोजिट कंडीशन बनाऊँगा मैं, जिस तरह मैंने पहले बनाई, मार्क्स लेस देन 50, तो ये फॉल्स है। ये एक सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिस तरह प्लस है, तो यहाँ पे फॉल्स आया, लेकिन प्रिंट तो नहीं किया ना, तो 9 ही रहा। हाँ, इसको भी मैं console.log में डाल देता, console.log में, तो वो लिख देता भी फॉल्स। ये देखें ट्रू है, लेस देन 50 है, यस। सो द पॉइंट इज, जो जहाँ से मैं चला था वो ये था कि ये जो स्टेटमेंट है, अब देखें मैं उसी एग्जाम्पल को जिसने आपको हैरान किया था अब अंडरस्टूड बन जानी चाहिए। अब इसकी आउटपुट मैंने कहा था कि इफ़ में आपने कंडीशन लिखी है, एल्स में नहीं लिख सकते। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो कहा था नहीं लिख सकते और आप लिख के भी दिखा रहे हैं। द पॉइंट इज इट्स नॉट अ कंडीशन, इट इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड एज एन एल्स कंडीशन। इसको एल्स कंडीशन के तौर पर नहीं लिया जा रहा, इसकी बेस पर कोई डिसाइड नहीं किया जा रहा किधर जाना है किधर नहीं। जिस तरह इसकी बेस पर डिसाइड किया जा रहा है कहाँ जाना है, इधर जाना है, ये इधर जाना है, ये कंडीशन होती है। इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन, a relational expression just that tells true or false or that's none। तो फिर ये क्या है?
एल्स के बाद एक ही स्टेटमेंट होनी है, ब्लॉक नहीं है, तो ये फिर बन गई अनकंडीशनल। तो इसको साथ लिखें या एंड में लिख दें, इसका तो इफ एल्स की पूरी चेन से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। तो जब आपने 90 लिखा था, अब इसलिए आप हैरान हुए थे, 90 पे कंडीशन ट्रू ही पास, ये स्किप हुआ, ये नहीं स्किप हुआ, और फिर फेल भी लिखा आ गया, लेकिन जोड़ के ऐसे लिखा हुआ था, लगता था कि उसका पार्ट है। तो दैट्स व्हाई ही विल से 90, ही विल से के पास फेल दोनों आ रहे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सर अगर इसको हम कंडीशनल करें तो एल्स भी यहीं पर हो, फिर दूसरा हमें एल्स लाना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? जी फिर ला सकते हैं आप, जो है वो एल्स में इफ लगा इफ लगा सकते हैं। एल्स पार्ट में अगर कंडीशन लगानी है तो साथ ही वो अभी हम डिस्कस करते हैं। वैसे यहाँ पे वो भी कंफ्यूज करेगा, भी सेंस नहीं इतनी बनाता, लेकिन लगा सकते हैं, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर नहीं लगाया तो फिर ये क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी बारीकियाँ ये आपने देख ली। गॉट द पॉइंट? अच्छा सर, ये जो आपने एल्स कंडीशन लगाई थी, इसके अंदर अगर ये कर्ली ब्रेसेस में लगेंगे तो फिर ये अनकंडीशनल बनेगा या कंडीशनल बन जाएगा? मैंने तो कहा था ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, अब बताएं जी। अब आप ये कह रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस तो ना भी आप लगाएं, सिंगल में तो हैं। हाँ सर, जैसे एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंडीशन के बाद लगाए ना, कंडीशन के बाद लगाएंगे तो क्या कहते हैं, तब भी ये अनकंडीशनल रहेगा या कंडीशनल बनेगी स्टेटमेंट? ये अनकंडीशनल ही है। कर्ली ब्रेसेस तो आपने नहीं भी लगाई तो एक लिहाज से लगी हुई हैं, नहीं भी लगाई तो लगी हुई हैं। ये एक स्टेटमेंट इसका पार्ट ही है ना। तो एक लिहाज से तो कर्ली ब्रेस आपने नहीं भी लगाई तो इनविजिबल पहले ही लगी हुई थी, तो पास फेल हो रहा है। ये ना भी लगाएं तो सिंगल स्टेटमेंट में लगाना ऑप्शनल है, ना भी आप लगाएं तो ये इनविजिबल एक के लिए तो लगी होती हैं। जी जी। तो इस लिहाज से कर्ली ब्रेसेस लगाने से सिर्फ उसकी बॉडी बताती है कि यहाँ से यहाँ तक ग्रुप है, लेकिन उसको कंडीशन नहीं बना सकती। कंडीशन सिर्फ कंडीशन पहले भी तो कर्ली ब्रेस से बाहर ही होती ना पहले। जी जी सर। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूं, ये अगर आपके ओके सॉरी, ये शायद ज़हन में आ रहा है। जी जी सर, यही। तो ये वो किसके साथ कर्ली ब्रेसेस हैं, इफ इधर एल्स इधर है, एल्स के बाद ये एक स्टेटमेंट के तौर पर ट्रीट हो रहा है, कंडीशन नहीं। तो ये ख़त्म हो गया इफ एल्स, तो ये आपने एक लिहाज से खाली अलहदा जैसे ब्लॉक में लगा दी ऐसे। ओके सर, फिर ये इसके साथ काउंट नहीं हो रहा एल्स के साथ? एग्जैक्टली। ओके। किसी भी तरह से ये एल्स का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि एल्स के बाद एक स्टेटमेंट और वो ख़त्म हो चुकी है। सर ये मैसेज खुद ही मतलब प्रिंट कर रहा है? जी मैंने कहा ये मैसेज खुद ही प्रिंट कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग और फेयर वाला। हाँ बिल्कुल, हमेशा होगा, क्योंकि ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक भी अनकंडीशनल है। सही सही चलेगा क्योंकि ब्लॉक भी अनकंडीशनल होता है। हाँ, ब्लॉक को किसी फंक्शन की बॉडी बना दें, किसी इफ कंडीशन का पार्ट बना दें, किसी लूप का पार्ट बना दें, फिर ये ब्लॉक का फ़ायदा। खाली ब्लॉक लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर ये पाइथन से काफ़ी चेंज है सर। पाइथन से ये रूल चेंज है। पाइथन मैंने कहा जो पाइथन जिन्होंने पढ़ी है वो ज़रा थोड़े से कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकली देखें मैं दोनों लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको इंशाल्लाह कोई इसमें मसला नहीं आएगा अगर आप सही रूल्स को ज़हन में रखें। आप सिंटैक्स को ना रटें, आप उसके मेन उसका कॉन्सेप्ट समझें कि वो किस बेस पर कंडीशन देता है, किस बेस पर वो डिसाइड करता है कि इफ़ के बाद किसको रखना है, किसको स्किप करना है। अगर ये रूल ज़हन में बैठाने की कोशिश करें ना, तो फिर यह सिंटैक्स में तो हो सकता है 10 और एग्जांपल बन जाए उल्टी सीधी, तो किसी एक आध एग्जांपल को नहीं हम रट सकते। अभी तक हमने ये चीज़ें देखी हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स। हम मल्टीपल इफ एल्स में आते हैं। मल्टीपल का जो है हमारे पास मकसद क्या है? बात का आप लेवल्स रखते हैं, ये ज़्यादा आती है लेवल्स में, जहाँ पे आपने लेवल्स रखते हैं। ये पास फेल नहीं लिखना भाई, ग्रेड बताओ ए बी सी, कौन सा ग्रेड है? ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी है या एफ है, चलें शॉर्ट कर लेते हैं।
या डिस्काउंट है, डिस्काउंट में आप ये नहीं कहते डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कहेंगे जी 10 ई कॉमर्स की शॉप के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे 10%, 15,000 से ज़्यादा करेंगे 15%, उससे ऊपर जितनी भी करेंगे 20%। लेवल्स, जहाँ भी आपने लेवल्स लेके आने हैं तो सिंपल एक इफ एल्स की बजाय अगर ये ट्रू है तो ठीक है, अदरवाइज अभी भी आप देखेंगे अगर ये ट्रू है तो अदरवाइज में भी आपको फिर मज़ीद चेक करना होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे ई कॉमर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो अमाउंट कर लेता हूँ, एक बिल अमाउंट जो है ऐड टू कार्ट किया, बिल में अमाउंट बन गई 12,000, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ये डिस्काउंट के मैंने लेवल रखे हुए हैं, 10,000 पे 10%, 15,000 पे 15 और उससे ऊपर जितना भी है 20, ये नहीं कि वो चलते चलते 100% ही दे दें। तो हमने कहा इफ़ अमाउंट इज़ इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, इक्वल टू 10,000, तो console.log में जो उसकी अमाउंट बन रही है आप इस तरह लिखो, आप सिर्फ डिस्काउंट उसे लिख दो कितना आएगा, अमाउंट ना बताओ, सिंपल मैथ कर लेते हैं कि उसका डिस्काउंट जो बन रहा है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 0.9 का मतलब है 90% ले लें, यानी 10% छोड़ दें। सिंपल मैथ, एक ना उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 0.1 से कर लें तो डिस्काउंट निकलाएगा, यस सॉरी, अगर अमाउंट देखनी है तो 0.9, एनीहो 0.1 10/100 यानी 10%। अच्छा ये जो एग्जैक्ट इक्वल टू है ना, ये इसको अवॉइड करना है आपने, बिकॉज जो एग्जैक्ट है इसका मतलब है 10,000 पे आपको डिस्काउंट मिलना है, 10,001 पे नहीं मिलना, 10,002 पे नहीं मिलना, लेकिन ये सही नहीं है, यानी 10,000 या उससे ज़्यादा है, 10,000 या उससे ज़्यादा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10,000, यानी इसका मतलब है 10,000 पे भी मिलेगा, 10,001 पे भी मिलेगा, 10,002 पे भी मिलेगा, ग्रेटर पे। अच्छा अदरवाइज स्टिल लेवल है, 15,000 से ऊपर आप चले जाएं तो अदरवाइज में आप अगेन इफ़ एक और लगाएंगे, अगर अमाउंट ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो जाए 15,000 से तो अगेन एक यू विल गेट अ डिफरेंट डिस्काउंट लाइक 0.15, सेमीकोलन भी ऑप्शनल है, लगा दें। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर आपने एक स्टैंडर्ड रख लिया कि इससे भी अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0.20। अब ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट ऐड टू कार्ट सारा करके कौन सा डिस्काउंट इस पे अप्लाई होना है या कोड कौन सा मैंने इस पे लगाना है ऑटो। अगर अमाउंट लेट्स सपोज 10,000 है तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, पहली 10,000 से ग्रेटर है और इक्वल भी है तो ये आ जाएगा 0.1, डिस्काउंट बन गया 1,000, ठीक है 0.1 बनता है। अगर यहाँ पे 15,000 होगी 15,000 10%, तो अब ये पहली कंडीशन जो 10,000 से वैल्यू बढ़ी है वो जारी बात है, वो 15 हो कोई सा भी हो, ये तो हमेशा ही ट्रू रह रही है, ये कंडीशन नीचे कभी जाने ही नहीं देती कंट्रोल क्योंकि जो वैल्यू 10 से, जो अमाउंट 10 से ग्रेटर है, अगर वो 10 से मज़ीद बढ़ जाए 11, 12, 13 कुछ भी हो तो इनकी तो कभी बारी नहीं आएगी। तो हमें लॉजिक बनाते वक्त ना सीक्वेंस बढ़िया है, हमें रिवर्स चलते हैं, हम ये कहते हैं कि यार उल्ट कर लेते हैं कि यार अगर तो आप 20,000 से ऊपर चले गए हो, ये आखिरी को हम उल्टा कोड करते हैं, पहले 20% डिस्काउंट लेते हैं, फिर 15, फिर 10, आप देखें सिचुएशन बदल जाएगी। आप देखते हैं कि अगर 20,000 से ज़्यादा हो तो 0.2 सबसे बड़ा डिस्काउंट सबसे पहले, अगर 20 से ज़्यादा नहीं है तो नीचे लेवल आने दें, देखें क्या ये 15 से ज़्यादा है पॉइंट, और अदरवाइज अगेन अगर अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो 0.1, अब आपने लेवल ऊपर कर दी। और इधर एक और चने लगा लेते हैं, एल्स में
यानी ऑर्डर और सीक्वेंस कंडीशन की, अदरवाइज आपने कहा जो डिस्काउंट आपको 0 मिलेगा, या डिस्काउंट इक्वल टू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लिख देते हैं नो डिस्काउंट, ये ज़्यादा बेहतर लें। अच्छा, अब मैं 1v1 चलता हूँ। मैं पहले 5000 करता हूँ। 5000 करेंगे तो क्या ये 20,000 से ज़्यादा है? नहीं। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो तभी वो बाकी चेक करता है, अदरवाइज नहीं। ये शॉर्ट सर्किट नेचर है। तो ये कंडीशन 20,000 से ज़्यादा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। फिर यहाँ पे आएगा 15 से भी ज़्यादा नहीं है, फिर वो यहाँ पे आएगा 10 से भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर नो डिस्काउंट। तो इस तरह से ऑर्डरिंग इसकी नो डिस्काउंट। अगर आप ये 10,000 से ऊपर कर दें, लेट्स सपोज इसको 11,000 कर दें, 11,000 की एक बंदा शॉपिंग करता है, एग्जैक्ट 10 भी कर सकते हैं, तो ये देखेगा 20 से ज़्यादा है नहीं, 15 से ज़्यादा है नहीं, 10 से ज़्यादा है यस। जो पहला ट्रू उसे मिल गया ना, ये चारों में से कोई एक ही चलनी है बात, चारों इकट्ठी नहीं चल सकती चेन में। इफ एल्स में, इफ एल्स इफ में एक जो पहला ट्रू है, जो पहला ट्रू है, तो उसको पहला ट्रू यहां मिल जाएगा 11,000 इस इंटरवल में। यानी ऑर्डरिंग करके आपने एंड और लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको कर दें 16,000 तो 20 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे। हालांकि यहाँ एक चीज़ नोट करें, एक पॉइंट नोट करें ज़रा। डिस्काउंट उसको ये मिल रहा है पॉइंट, यानी यहाँ पे लिख भी देते हैं कि डिस्काउंट उसको हम यहाँ पे दे रहे हैं, थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि ये मैथ्स अगर से नहीं समझ आ रही इतनी, तो कि हम कैलकुलेटर से चेक ना करें वेरीफाई, हम ये लिख रहे हैं देते हैं। तो ये इसको 15% वाला डिस्काउंट मिला। अच्छा, जो 16,000 है वो 20,000 से ग्रेटर तो नहीं है, ये तो फॉल्स है, ये कंडीशन तो है फॉल्स। 15,000 से ग्रेटर है, यस ये ट्रू है। क्या 16,000 10,000 से भी ग्रेटर होता है? यस ये भी ट्रू है। ये दोनों ट्रू हैं, जारी बात है। 16,000 है ना, 16,000 वो 15 से भी ग्रेटर है, 10 से भी ग्रेटर है, लेकिन ऑब्वियसली 20 से ग्रेटर नहीं। तो जब आप लेवल सही कोड करते हैं तो आपको ये पता होगा जो पहला मिल जाएगा वो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है अगर वो 15 चेक कर रहा है तो हमें ये तो पता है वो 20 से ग्रेटर नहीं था, 20 से कम ही था, वरना उधर ही पकड़ा जाता, इसलिए वो 15 की रेंज में आया। इसका मतलब 20 से कम और 15 से कम, ये खुद ही एंड बन गया, लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस। जब मैं 10 पे तभी आएगा, मैं इसको 12 कर देता हूँ। अगर वो यहाँ पे ऊपर दोनों जगह फॉल्स हो जाए, यानी यहाँ पे आने का मतलब ये है कि वो अमाउंट ना यहाँ पे पकड़ी गई, यानी ट्रू यहाँ पे हुई, 20,000 से ग्रेटर ये नहीं हुई, यानी कम है, फिर 15 से भी कम है, तभी तो इधर आई है। तो 10 आने का मतलब है 15 से कम लेकिन 10 से ग्रेटर है, तो उस इंटरवल ऑटोमेटिकली बन रहे हो। तो ये अब इस पे लग जाएगा 10% का रूल। और अगर किसी पे भी नहीं कैच हो, किसी पे भी नहीं कैच हो, तो फिर याद करें। तो ऑर्डर सही कर लेना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है इसको कोड करने का? अच्छा सर, एक सेकंड में सिर्फ आपका बेटा क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, पॉइंट मेरे भी दिन से ना निकल जाए। मैं ज़रा इसको दूसरे तरीके से कोड करके बताता हूँ। कॉपी किया मैंने, सिंपल करनी। दूसरा ये होता है कॉम्पोजिट कंडीशंस बना लें, फिर आप जैसे मर्जी लिखें कि अमाउंट जो है, फिर आप जैसे मर्जी लिखें जी अमाउंट पहला, चाहे फिर अगर आपने ये इसको उल्ट करना है जिस तरह पहले मैं लिख रहा था ये वाला, ठीक है, कि आपने पहले 10 चेक करना है, फिर आपने सीधा सीधा रखना चाहते हैं और 20 करना है और एल्स करना है, तो फिर आप ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर अमाउंट 10 से ज़्यादा है, नो, फिर आप लिखेंगे अगर 10 से ज़्यादा है तो सारी 10 से ज़्यादा है, एंड एट द सेम टाइम वो 15 से कम है, इधर इक्वल टू नहीं। फिर रेंजेस आप बनाएंगे कि 10 से ज़्यादा है और 15 से कम है, इस इंटरवल में है, तो फिर इसको 10% डिस्काउंट दो। अदरवाइज अगर वो 15 से ज़्यादा है, ग्रेटर और इक्वल टू है, एंड एट द सेम टाइम वो अमाउंट जो है वो 20 से कम है, इधर भी इक्वल टू नहीं लगाना नीचे वाले में। और आप देखें यहाँ पे आ जाए, अगर वो 20 से
अब ग्रेटर है, जितनी मर्जी ग्रेटर होता रहे, और अगर ये सारे नहीं है तो एल्स। जब आप दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, फिर जिस मर्जी ऑर्डर में आप लिखें। अब आप देखें 1 by 1 करते हैं। सबसे पहले 10,000 वाले में चले जाते हैं। 11,000 जब आपने लिखा 11,000, तो ये देखें 11,000 पे इसने ये 10% डिस्काउंट लगाया। कैसे? उसने देखा 11,000 इससे ग्रेटर है, यस, इससे ग्रेटर है, ट्रूथी वैल्यू है, वो इधर गया ही नहीं, यहीं से उसने शॉर्ट सर्किट लिया। उसने ये चेक भी नहीं किया क्योंकि पढ़ा था ना ट्रूथी फॉल्स ही, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे ट्रूथी है, एंड में पहले ही ट्रू मिल गया, ये उसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16, तो उसने पहले ये चेक किया फॉल्स, 10,000 से ग्रेटर। अच्छा 10,000 से ग्रेटर है। अच्छा यहाँ पे इशू आ रहा है अभी भी, अभी भी इशू आ रहा है। क्या ये पहली वैल्यू ट्रू होगी? बताएं। 16,000 है ना, पहली वैल्यू ट्रू होगी? होगी सर। यस सर। तो ये तो हमेशा ही 10 पे ही रहेगा। फिर 15 कैसे आ गया? आप तो कह रहे थे होगी। सर लेकिन दूसरी वाली जो है ना इसकी लेस देन 15,000। एग्जैक्टली, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू होना जरूरी थे, एंड में दोनों ट्रू होना जरूरी है। फॉल्स ये पहला ट्रू हुआ, ओके, लेकिन दूसरा फॉल्स हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। जब दूसरा फॉल्स हुआ, पहले की एक्सप्लेनेशन हमने थोड़ी सी गलत दी है, वो इसलिए पहले रिकॉर्डिंग में भी आ गई, उसको भी करेक्ट करना चाहिए। लेट्स सपोज 6,000, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले की एक्सप्लेनेशन में शॉर्ट सर्किट नेचर में थोड़ा सा गड़बड़ हम कर दिया। ये मतलब 10%, ये नो डिस्काउंट तक कैसे पहुंचा? इसने देखा इससे ग्रेटर है, नहीं है ग्रेटर, फॉल्स, तो शॉर्ट सर्किट लिया। इससे ग्रेटर है, नहीं, दूसरे तरफ चेक ही नहीं करने गया, फॉल्स, इससे ग्रेटर है, नहीं, किसी से भी ग्रेटर नहीं है, तो नो डिस्काउंट। और अगर आप कर दें 11,000, तो इससे ग्रेटर है, यस, अगर यस है तो शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट नो पे होता है एंड में। अब यहाँ देखेगा इससे लेस है, यस, दोनों यस हैं, बोथ ट्रू हैं, तो फिर यहाँ पे आ गया। अब आ जाए 16,000, पहले से ग्रेटर है, यस, इससे ग्रेटर है, नो, पहला यस है तो दूसरा भी वो चेक करेगा, तो यस और नो, ओवरऑल नो हो गया, यहाँ पे आ गया। इससे ग्रेटर है, यस, इससे लेस है, यस, दोनों यस हो गए, तो 15%, 21 पे आ जाए। इससे ग्रेटर है, यस, ग्रेटर है, इससे लेस है, नहीं, इसको स्किप कर दिया। इससे ग्रेटर है, यस, इससे लेस है, नो, इसको भी स्किप कर दिया। इससे ग्रेटर है, यस, तो इतना ज़्यादा चेक करता है। ये लॉजिक तो बाहर चल रही, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी इनएफिशिएंट है। आप 6 कंपैरिजन 5 कर रहे हैं, और ये कितनी स्वीट लॉजिक थी, सिर्फ एक कंपैरिजन पे सारी चल रही थी। लेकिन लॉजिक लिखना जो है ना, वो शॉर्ट लॉजिक प्रेफर की जाती है कि मिनिमम स्टेप। आपको कोई बंदा समझाता है, यार तुमने इतना ज़्यादा कोड लिख दिया, इतनी कंडीशन चेक करते हो, तुम सिंगल कंडीशन से भी कर सकते थे, बस ऑर्डरिंग से ही कर लेते। दिस इज मोर एफिशिएंट, अ गुड वे ऑफ राइटिंग, बट स्टिल दिस इज सम वे ऑफ राइटिंग। तो ये भी काम चल रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वो हर पॉसिबल कंपैरिजन पे फॉल्स कराता हुआ आ रहा है। या हाँ, हर पॉसिबल पे नहीं कहना चाहिए, पहले पे। इससे ग्रेटर है, यस, इससे नहीं है, इससे ग्रेटर है, यस, इससे नहीं है, इससे ग्रेटर है, नो। यानी 5 कंपैरिजन्स के बाद आप यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होना था, पहला ही उसने देखना था, फर्स्ट वन, और उसने कहना था यस, ये सारे उसने चेक ही नहीं करने। 5 कंपैरिजन्स वर्सेस 1 कंपैरिजन। एक प्रॉब्लम एक स्टूडेंट 5 स्टेप्स में सॉल्व करता है, एक मैजिक दिखाता है, एक ही स्टेप में सॉल्व कर देता है। मैं कहूँगा यार ये जीनियस है। जो इसका सॉफ्टवेयर 5 गुना 5 टाइम्स फास्टर है। तो राइटिंग लॉजिक डजंट मीन कि आप जैसे मर्जी लिख लें। इट मीन्स you should be able to write in a good way,
जस्ट इधर आउटपुट बता देना, काफ़ी नहीं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जी, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमने पहले ये इफ एल्स की स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है, जिसमें हमने अमाउंट 10,000, 50,000 एंड ये 20,000 का बनाया, तो उसमें ये जो जब 16,000 एक बंदा जो है वो परचेज कर रहा है 16,000 की, तो हाँ उसकी तो वो दोनों कंडीशन ट्रू होगी, 10,000 वाली और 50 वाली भी, तो जी, वो फिर दोनों डिस्काउंट इकट्ठे नहीं नहीं आएंगे? नहीं, इफ एल्स में जो फर्स्ट ट्रू हो जाता है उसके बाद वो आगे नहीं चलता। ओके ओके सर, गॉट इट। जो फर्स्ट ट्रू हो जाता है वो पूरी इफ एल्स की चेन स्किप करके बाहर आ जाता है, बाकी एंड वाला सारा स्किप। वो ढूंढ रहा है कि कोई पहला मुझे ट्रू मिल जाए, नहीं मिलता तो चलता रहता है, जो ही पहला कोई ट्रू मिला वो उधर ही इसको पूरे को स्किप कर दे। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से आप देख सकते हो। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी लेट a इज इक्वल टू 10, आप लिखें इफ a इज इक्वल टू 10, तो कंसोल डॉट लॉग में लिखो ट्रू 1, सॉरी else if else में फिर मैं इसी को उठा लेता हूँ। आप देखें, फिर मैं else लिखता हूँ, मैं इसी को उठा लेता हूँ। मैंने 3 दफ़ा लिख दिया। else पार्ट में मैंने लिख दिया सॉरी, else जो है हमेशा ही ऑप्शनल, else कभी भी रिक्वायर्ड नहीं। ए है आपके पास 10। अब यहां पे जब ये चलेगा क्या ये तीनों प्रिंट होंगी? नहीं सर, कौन सी प्रिंट होगी? सर ट्रू 1। ट्रू 1। जो ही उसको पहला ट्रू मिलेगा, चाहे वो बाकी भी चेक करता तो ट्रू ही होती, तो लेकिन ऐसा नहीं वो सबको प्रिंट करता आएगा, वो सिर्फ फर्स्ट ट्रू को देखेगा। ये देखें, ओनली ट्रू 1। जब पहला ट्रू मिल जाता है तो उसके बाद ये नीचे मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग में थैंक्स फॉर यूजिंग माय सॉफ्टवेयर, तो पहला देखेगा और कहेगा थैंक्स, दैट्स ऑल। आप यहां पे लिख रहे हैं लेट b इज इक्वल टू 20। आप दूसरी कंडीशन बना लें, a 10 है, अगर b 20 है तो अब मुझे बताएं क्या होगा जी, ट्रू 1 या ट्रू 2? ट्रू ये दोनों 1 और 2 लिखे आएंगे। सर दोनों आएंगे सर। 1 2 और थैंक्स आएगा, राइट? यस सर। ये है ब्रेन से खेलना, थोड़ा सा ब्रेन से खेलना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो बताया, जो ही पहला मिल गया आपका ब्रेन देख रहा है कि यार ये भी ट्रू है, वो आपको उसमें शायद लग रहा था मैंने ये सेम लिख दिया, ऐसा नहीं है। जब बेटा पहला ट्रू मिल गया तो समझे उसके लिए ये सब कुछ डिलीट, खत्म। जहां पहला ट्रू मिला बाकी आपको नजर आ रहा है ना, आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, वो देखता ही नहीं, वो स्किप करके बाहर आता है और इसको लिख देता। सही। हमें क्योंकि ह्यूमन है ना, सारे नजर आ रहे हैं, हमारा दिमाग इसको भी प्रोसेस कर देता है। हम कंप्यूटर की तरह हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा यार जो ही पहला निकले, डोंट इवैल्यूएट देम। आप इवैल्यूएट करने जाए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ही पहला ट्रू मिल गया, डोंट इवैल्यूएट अदर्स। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट योर मेंटल गेम, हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर, हाउ एक्यूरेटली यू थिंक लाइक अ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर की तरह नहीं सोचते तो आप उसकी आउटपुट को नहीं ले सकते सही। आप अपने लिहाज से सोच रहे हैं, अच्छा ये ट्रू हो गया और इनका क्या, ओ भाई अगर ये ट्रू हो गया है तो डिलीट एवरीथिंग, डोंट इवैल्यूएट देम। इवैल्यूएट करके कंफ्यूज क्यों करना है? वो भी टाइम बचाता है, इवैल्यूएट ही नहीं करता। वो ये थोड़ी करता कि ये ट्रू हो गया, इनको भी करके देखो, कहता नहीं ये ट्रू हो गया, चलो इससे बाहर आओ। आई होप इट्स क्लियर नाउ।
यस सर। अच्छा अगर मैं इसे Yes, कर दूं sir. 12, अब क्या होगा? सर ट्रू टू। अब वो पहले देखेगा ए फॉल्स है, फॉल्स है, वो एल्स पार्ट में जाएगा, फिर इफ है ये ट्रू है, तो उसको जब फॉल्स मिला आगे चलता जाएगा, जो ही पहला ट्रू मिला ये एंड वाला उसने देखना ही नहीं। सही। तो अब वो क्या करेगा, वो कहेगा ओके ट्रू टू थैंक्स। अगर वो देखता तो ये भी ट्रू था, अगर वो देखता तो ये भी ट्रू था। लेकिन आप कंप्यूटर की तरह सोचें बेटा, आप कंप्यूटर की तरह सोचें, जहां पहला ट्रू मिल गया आपने बाकी नहीं देखना है, कंफ्यूज नहीं करना अपने दिमाग। प्रोग्रामिंग इज अ वेरी फनी सब्जेक्ट, यू नो, इट्स प्लेइंग विद द ब्रेन। अच्छा ऐसे वो क्यों करता है? बिकॉज उसने जब एक ही चलानी है तो शॉर्ट सर्किट लेता है, ट्राई टू सेव द टाइम। उसे पता है जब मैंने एक ही चलानी तो पहली जब ये रन होगी बाकी ट्रू और फॉल्स हो, जब रन होनी नहीं तो वाई वेस्ट टाइम इन इवेल्युएटिंग दोज। तो उसको इवेल्युएट करने में क्यों वक्त ज़ाया करना है, वहाँ से फॉरन जंप लेता है। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, रिटर्निंग अर्ली। दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग। लॉजिक ऐसी बताएं जो अर्ली रिटर्न हो। यार जब मैंने डिसाइड कर लिया मैंने ये करना है तो फिर बाकी अगर ये होता तो ये करता। आई हैव नेवर टू एग्जीक्यूट। जो प्लान कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होने उनको इवेल्युएट करने में क्यों टाइम लगाए। रिटर्निंग अर्ली इज द मोस्ट पावरफुल लॉजिक, बिकॉज आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्निंग अर्ली नहीं हो रहा, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, यहाँ पे रिटर्निंग अर्ली। अगर इससे ग्रेटर है जस्ट डोंट गो अवे, अगर ये नहीं है तो फिर ये देखो, अगर ये हो गया तो डोंट लुक फॉर अदर्स। जब 15,000 वाला डिस्काउंट मिल गया तो डोंट गो फॉर अदर्स, सो यू विल गेट ओनली वन डिस्काउंट इन दिस चेन। अल्लाह अल्लाह जी। ले जी, एक चीज और आपसे पूछना है अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। क्यों भाई? यस सर। अच्छा चले देखते हैं जी, आउटपुट बतानी है आपने, लिखा करें, लिख के बताया करें ज़रा, थोड़ा सा एक्टिव हो। मैं मैसेज जो है ना साथ देख रहा होता हूँ ये मोबाइल पे ना, हेयर आई कैन सी योर रिप्लाईज, तो मैं देख रहा होता हूँ कौन कौन बंदा बता रहा है, एक्टिव कौन है, जाग कौन रहा है। अच्छा मैंने क्या किया, यही प्रोग्राम रखा 10 20 20 और ये सारा, सिर्फ पहला ट्रू 1 थैंक्स, हालांकि सारे। अच्छा मैं सिर्फ एल्स हटा देता हूँ, सिर्फ एल्स हटा देता हूँ, मुझे बताएं अब आउटपुट क्या है। अब भी है वही चीज, अब क्या आउटपुट आएगी? ट्रू 1 ही आएगा, अब भी वही चीज है तो ट्रू 1 और ट्रू 2 भी आएगा। ओके माजिद और समर ने बताया है ट्रू बनाएगा सर, जी ट्रू बनाएगा सर। ट्रू 1 आएगा। यार हम कब समझदार होंगे, बड़े कब होंगे हम, कि इतने छोटे छोटे प्रोग्राम्स के आउटपुट भी हम सही बताना शुरू हो जाएं, कब आएंगे? और सारी होंगी, ट्रू 1 ट्रू 2 ट्रू 3 और थैंक्स। हूर जावेद पहला सही रिप्लाई दिया, हूर जावेद ने, कुछ ने बोला है, दानिश ने, ठीक है। ले जी इसको रन करते हैं तो हमारे पास सारे ही आउटपुट में आएंगे। यहाँ ऐसे नहीं हो रहा। एल्स का मतलब ये है कि आपने इस सब को एक चेन में प्रो दिया, जो ही पहला ट्रू है खत्म। जब आप खाली इफ एल्स लिख रहे हैं ना, इफ, और उसके बाद नया इफ शुरू कर देते हैं, तो वो समझ लें कि जैसे हर एक ऐसे इंडिपेंडेंट है, उसको साथ जोड़ के ना पढ़ें। वो लिखे होने से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ साथ जुड़े हुए ना आपको लग रहा है एक चेन है, यहाँ वो जोड़ के मैंने लिखे हैं आपको लग रहा है चेन। आप समझे हर एक इंडिपेंडेंट है, इसलिए कोड से ही लिखना चाहिए, कोड में खुद ही एंटर कर दिया करें, स्पेसिंग बना दें, पता भी चले कि यार ये अलग अलग चीज़ें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसका इसके ट्रू फॉल्स होने से कोई ताल्लुक नहीं, ये अपना इफ़ है, इसका अपना इफ़ है, इसका अपना इफ़ है, ये इस इफ़ के अल्टरनेट में नहीं है, इस इफ़ के एल्स में नहीं है। तो अब क्लियर हो गया। ये देखें ये स्पेस कैसे ज़हन को क्लियर कर देती है। इसलिए कोड लिखा हुआ ऐसे होना चाहिए कि पढ़ के वाजे आप खुद भी कंफ्यूज ना हो। राइटिंग कोड
इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप स्पेसिंग आपको देनी आनी चाहिए, इंडेंट करने आने चाहिए, इससे कोड क्वालिटी। दानिश कहने सर प्रोग्राम का फ्लो है इफ देन। तो फर्स्ट ट्रू, अर्ली एग्जिट एंड एवरीथिंग। अच्छा, नेस्टिंग को देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इस डिस्काउंट के लेवल्स वाली प्रॉब्लम को लाते। अब ये जो है प्रॉब्लम, आखिरी ये टॉपिक है अब नेस्टेड इफ। फिर इफ का हमने बहुत ऑपरेशन कर दिया, ठीक है ना, क्या ख्याल है? इफ को हमने काफ़ी खींच दिया। आई होप के क्लियर हो गया होगा। समटाइम्स आप जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट्स रखना चाह रहे हैं और डिस्काउंट जो है वो के लेवल्स हैं, लेकिन उसमें कुछ नेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल आप पहला आपने लगाया डिस्काउंट लेवल्स के वो 10% है। अगर 10,000 है यू विल गेट 10%। मतलब पहले आपने पहला रूल आपने ये बनाया। अगर 15,000 है यू विल गेट 15%। अगर 20,000 है यू विल गेट 20%। पहला तो रूल आपने ये लगाया, ठीक है जी। अच्छा, आपने कहा यार ये रूल है तो सही जनरल, लेकिन अगर वो बंदा हमारा जो है वो रेगुलर कस्टमर है या जिसने साइन इन किया हुआ या मेंबर है, उसने मेंबरशिप भी हमारी को ली हुई है, तो ये डिस्काउंट तो सबके लिए है, लेकिन मेंबर्स जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 5% ऑफ होगा। इफ देयर, अगर वो 20,000 शॉपिंग करते हैं तो उनके लिए ये 20% तो है, लेकिन उनके लिए मज़ीद एक्स्ट्रा होगा अगर वो मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे है या नहीं, वो हम कोई ना कोई तो तरीका लगाएंगे, डेटाबेस से फैच करके देख लेंगे मेंबर वेरिएबल में। तो फिलहाल हम खुद ही हार्ड कोडेड कर देते हैं। ट्रू मेंबर है और उसने 20,000 से ज़्यादा शॉपिंग की है, या आम कस्टमर है उसने की है, दोनों में फ़र्क है। तो जब मेंबर है तो 20% ये तो सबके लिए है, लेकिन यहाँ पे मज़ीद फिर हम एक ब्लॉक बना के वी वांट टू डू मोर कैलकुलेशन फॉर दिस, और इसके अंदर फिर इफ एल्स लगा देंगे। इफ वो मेंबर भी है, इफ मेंबर इज इक्वल टू ट्रू, अगर वो मेंबर भी है तो 25%, अदरवाइज ये इंटरनल जो इफ है इसका एल्स है क्योंकि आप इंटरनल है। अदरवाइज यू विल गेट कॉपी हियर 20% जो कि रेगुलर, यानी जब आप 20% से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो और साथ आप मेंबर भी हैं तो 25, अदरवाइज वही जो सबको मिल रहा है 20। तो ये जो इफ एल्स है, अगर 20 से ज़्यादा नहीं है तो ये जब मेन कंडीशन ऊपर वाली स्किप होगी तो अंदर तो गया नहीं, ये सारा कुछ स्किप हो गया, फिर इधर आ गया। सो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब है कि अगर ये पहली शर्त ये है कि वो ये कंडीशन पूरी करे, वो फिर है, बाकी अगर मेंबर है नहीं है, ये रूल तो सबके लिए। हाँ, मेंबर के लिए एक लेवल पे ज़्यादा प्रीमियम और ऑफर है कि वो मेंबर भी है और इतनी ज़्यादा शॉपिंग भी हमारी कर रहा है, तो हम उसको और ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहते हैं। क्लियर? तो इफ के अंदर इफ लिखना ये कहलाता है नेस्टेड इफ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नेस्टेड इफ। यस सर, क्लियर सर। अब यहाँ पे हम इसको करके भी देख लेते हैं कि 22,000 है और मेंबर है, तो इसको भी सही कर लेते हैं ना, 25%। तो हमने कहा जी डिस्काउंट इसका जो 25% वाला देखें 5,500 डिस्काउंट, और अगर वो फॉल्स है, जैसे गवर्नमेंट करती है, अगर फाइलर है, टैक्स फाइलर है, नॉन फाइलर है, बैंक के सॉफ्टवेयर भी तो आप जैसे डेवलपर्स नहीं बनाए हैं ना,
भाई सबको टैक्स लगना है 10%, और अगर वो फाइलर है, नॉन फाइलर है, तो 5% और एक्स्ट्रा फिर लगेगा। ये बड़ी आम सी रिक्वायरमेंट्स, तो ये सॉफ्टवेयर्स में लगी होती हैं। इसी तरह आ जाए, इसको आ जाए, ये देखें 20% लगा, हालांकि शॉपिंग सेम थी, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया है वो इस तरह से। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ को, और अगर वो करता ही लेट्स सपोज 12,000 है, तो ये पहले ही फॉल्स हुआ, तो उसके अंदर नेस्टेड है, तो ये पूरा ब्लॉक ही स्किप हो गया, तो ये उसने चेक नहीं करना फिर मेंबरशिप में। मेंबर की जो है वो मेंबरशिप का फ़ायदा सिर्फ लास्ट लेवल पे उसको मिलना था, तो जब वो इस लेवल पे नहीं आया तो देयर इज़ नो पॉइंट इन टेस्टिंग कि वो मेंबर है कि नहीं, इसलिए आपने ब्लॉक के अंदर ही फेल्स लगाए। तो ये 12,000 है, यहाँ पे आ जाए 12,000, और यहाँ पे हम इसको अब जब लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पे वो 10% उसको उसने लगाया, ये वाला 15 से भी कम। लेकिन ये फास्ट है, ये एंड और में लगाने लगेंगे ना अगर आप, तो उसमें आपको बड़ा स्लो, क्योंकि बहुत से चेक्स लगाने पड़ेंगे। अगर अकाउंट है, एंड अमाउंट ये है, एंड मेंबर है, यहाँ भी लगा सकते हैं, एंड मेंबर है, हर एक के लिए एंड मेंबर नहीं है, एंड मेंबर नहीं है, इनएफिशिएंट लॉजिक, स्लो लॉजिक। बट दिस इज समथिंग दैट गिव्स यू मोर पावर, रिटर्निंग अर्ली। अगर मैम अमाउंट इससे है ही नहीं, जल्दी से आगे आओ, फिर मेंबरशिप चेक करने में क्यों टाइम वेस्ट करें। इसको कहते हैं रिटर्निंग अर्ली, ये वर्ड याद रखना है, अच्छी लॉजिक, रिटर्निंग अर्ली, जितना क्विक से क्विक डिसीजन ले सकें, मिनिमम स्टेप्स में डिसीजन लें, वो अच्छी लॉजिक है। तो दैट्स हाउ वी कवर आवर टुडेज लेक्चर ऑन लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग पे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर लॉजिक बिल्डिंग की कैसे प्रैक्टिस करें, लॉजिक बिल्डिंग क्या होती है, ये ट्रेनर्स भी बड़े काम जानते हैं। लॉजिक बिल्डिंग यही है जो आज आपने प्रैक्टिस की है, कि आप जो है हर चीज़ की सिमेंटिक्स को देखते हैं, अपने ब्रेन को चैलेंज देते हैं। आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस लें, सिर्फ रिकॉर्डिंग में नहीं, फ़ौरन साथ पार्टिसिपेट किया करें, और चीटिंग नहीं होनी चाहिए, अपने जेन से करने की कोशिश करें, ताकि अपने आप को चैलेंज दें। क्या आप इंस्टेंटली इसको दे सकते हैं? नहीं तो आप क्या सोच रहे थे, क्या IQ आउटपुट का फ़र्क आया? ये सारी बहस, ये सारा डिस्कशन, ये वो चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब से नहीं मिलती। अदरवाइज़ प्रोग्राम में कोई ऐसी अनोखी बात नहीं, सीधे सीधे से लिखें ऐसी कोडिंग, बट द वे यू राइट, आप जिस तरह से बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बात मैं फिर प्रॉब्लम को उस लिहाज से मॉडिफाई कर लेता हूँ, मुझे पता लगता नहीं अभी इतनी क्लियर नहीं। तो इन शॉर्ट, बी एक्टिव, टेक ऑल क्लासेस रेगुलरली, फिर आपकी लॉजिक बिल्डिंग की प्रैक्टिस मैं अच्छी करवा पाऊँगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ख़ुद आप पॉज कर के पहले आंसर दें, फिर आगे चलाएं, ऐसे शायद होता नहीं। तो जो क्लास पढ़ते भी हैं, माइक ऑन रखें, नहीं तो इस पे रखें, टेक्स्ट पे एक्टिव रहें, ताकि हर एक चीज़ का रिप्लाई करें। तो ये टॉपिक हमने जो है वो कवर किया अपनी आउटलाइन के मुताबिक। ये हमारा टाइमिंग चेंज करें ना सर, हम ड्यूटी वाले हैं, रात नाइट में करते हैं, तो टाइम चेंज करेंगे। टाइमिंग तो अभी अब यही अवेलेबल है यार। अभी बहरहाल रिकॉर्डिंग से भी करें तो उसका भी एक तरीका है ना कि आप थोड़ा सा उसको पॉज कर लिया करें। ये देखें जी, ये वाले लेक्चर हो गए आज, ये हमारा हो गया ये वाला लेक्चर, ये वाला 5 बजे नहीं होगा? चलें इसको भी देखते हैं कोई पॉसिबिलिटी। उस वक्त के 100 बंदों के और मसले निकलाएंगे। ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट हम लूप्स पे बात करेंगे, और लूप्स में आहिस्ता आहिस्ता लूप्स करेंगे, और फिर हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे, अरेज की तरफ जाएंगे। बस ये जल्दी से ये ख़त्म होगा, और यही असल प्रोग्रामिंग है, यही मेन चीज़ है जो आपको जो है वो सीखनी है। बाकी लाइब्रेरीज वगैरह फिर आपके लिए पीस ऑफ केक। अच्छा सर, हम जावास्क्रिप्ट के साथ कोई प्रोजेक्ट भी बनाएंगे?